मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबेल मैथ्स एंड फन। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की गणित के अंतर्गत आज हम दूसरा टॉपिक हमारा लेते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति एक बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से काफ़ी टॉपिकों को मिलाकर के एक टॉपिक बनता है और एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत सारी जो संख्याएं आ जाती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकट, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, जितने भी है सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन सब की हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद में इसमें इकाई का अंक बताना, जीरो बताने, HP, इसके अंदर AP, GP, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो है संख्या पद्धति के अंदर काफी जो है वीडियो मेरे को बनाने पड़ेंगे। आप जो है धैर्य के साथ इन सबको देखते रहिए, लेकिन इतना जो है मैं वादा करता हूं, अगर आप ये सारी चीजें आप देख लोगे तो आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही डिटेल से जो है इन चीजों को बताने वाला हूं, तो आप शुरू से जो है मेरे साथ में बने रहिए और वीडियो को जो है पूरा देखिए। दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे, ये जो पार्ट फर्स्ट है इसका संख्या पद्धति का, इसमें जो है मैं सारी संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और दशमलव संख्या में भी क्या क्या भाग होते हैं, ये सारी चीजें, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, बहुत ही विस्तार से जो है मैं ये चीजें बताने वाला हूं आपको। और जो है उम्मीद करता हूं आप जो है मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और आप अपने जो है नोट्स बनाते रहिए। ये जो मैं डेफिनेशन वगैरह बोलता हूं, ये यहाँ पे लिखना इतना संभव नहीं होगा, तो जो मैं बोलता हूँ आप उनको अपने नोट्स में जो है लिखते रहिए और बाद में उनको जो है आसानी रहेगी, क्योंकि इन जो बारीकियों को आप समझ जाओगे, इसकी मेन जो है कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम के अंदर चाहे कोई भी छोटे से छोटा सवाल पूछा जाए, आप इसके आधार पर उसका आंसर दे सकोगे। तो इन सब का जो है कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आज हम जो है इन सब का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति। हाँ, तो दोस्तों, जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो वास्तव में संख्याएं जो होती है वो संख्या और संख्यांक दो चीजों से मिलकर के बनती है। संख्या जो है वो संख्यांक से मिलकर के बनती है। हमारे पास में वास्तव में 0 से लेकर के जो 9 तक के अंक हैं, ये सारे संख्यांक कहलाते हैं, ये संख्यांक कहलाते हैं और इनसे मिलकर के फिर संख्या बनती है। संख्या जैसे कोई भी, यदि मैं ये संख्या लिख देता हूँ, ये एक संख्या है ये, और ये जो दोनों हैं ये इसके डिजिट कहलाते हैं, ये इसके संख्यांक या अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। ये इकाई का अंक है इसका, ये दाई का अंक है। इसी प्रकार से सैकड़े का अंक, हजार का अंक, अलग अलग जो है अंक। तो संख्या जो होती है वो अंकों से या संख्यांक से मिलकर के बनती है और 0 से 9 तक के हमारे पास में जो है ये संख्यांक कहलाते हैं सबसे पहले। उसके बाद में जैसे ये जो संख्या बनती है इकाई और दाई की, तो इसके लिए जैसे हमारे पास में एक सूत्र है 10 × दाई प्लस इकाई। कोई भी संख्या बनानी हो तो हमें इस सूत्र के द्वारा बनानी पड़ती है, 10 × दाई। जैसे मान लो मेरे पास में इकाई का अंक x है और दाई का y है, अगर तो इसकी यदि मेरे को संख्या बनानी है तो ये बन जाएगी 10 × y प्लस x, ये संख्या बन गई। अब यदि मैं इन अंकों को उलट दूं, जैसे इसको मैं अगर y कर देता हूं और ये x कर देता हूं, तो जो नई संख्या बनेगी वो 10x प्लस y हो जाएगी। तो जब इस प्रकार से हमें संख्या निकालनी हो तो हम इस 10 × दाई प्लस इकाई, इस सूत्र के द्वारा हम संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इस पर आधारित कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। संख्या को उलटने पर जो है कोई संख्या बनती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब वापस हम आते हैं, देखिए जब संख्या पद्धति को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं, पूरा चार्ट जो है यहाँ पे मैंने बना रखा है आपके लिए। सबसे पहले हम संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और इन दोनों चीजों को मिलाकर के संयुक्त रूप से हम इसको सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यदि हमें कोई पूछ ले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर के जो संख्या बनती है वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम Z से लिखते हैं, ये A प्लस आयोटा B के रूप में होता है, जिसमें A जो है यहाँ पे इसका वास्तविक भाग है और B इसका काल्पनिक भाग है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनको संख्या रेखा के ऊपर लिखा जा सकता है।
शॉर्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं, हमारी जो संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा के ऊपर जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है, और जिनको संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता वो काल्पनिक संख्याएं होती है, या अंडर रूट के अंदर माइनस वाली जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्याएं होती है। माइनस अंडर रूट 1, माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 3, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। माइनस अंडर रूट 1, तो माइनस 1 का कभी भी अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। और ये जो माइनस अंडर रूट 1 है, इस माइनस अंडर रूट 1 को एक शब्द आयोटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो चिन्ह बनाया मैंने, इसको हम आयोटा बोलते हैं, और इस आयोटा का मान अंडर रूट -1 होता है। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा -1 बराबर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अगर मैं इस पूरी चीज का एक बार और स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1, और आयोटा स्क्वायर को हो गया आयोटा 4। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आ गई, आयोटा 4 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार इसके ऊपर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, आयोटा 4 का मान 1 होता है, और इसी प्रकार से आयोटा की चाहे कितनी घात दे दे तो उसको हम 4 के रूप में तोड़ करके आगे उसका पूरा मान निकाला जा सकता है। तो ये काल्पनिक संख्या थी जो आयोटा वाली होती है, जिसके साथ में आयोटा लगा हुआ होता है, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, -4 आयोटा, कुछ भी हो, ये आयोटा जिसके अंदर लगा होगा वो काल्पनिक संख्या होगी। और वास्तविक संख्या हमारी जो साधारण संख्या होती है वो वास्तविक होती है, और जब इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला देते हैं तो सम्मिश्र संख्या हो जाती है, जैसे 2 + 3 आयोटा। तो ये जो है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, 2 + या 3 - 4 आयोटा, ये तो ये एक इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये इसका वास्तविक भाग कहलाता है, ये काल्पनिक भाग कहलाता है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, हालांकि यहाँ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे मैं निकालता हूँ मैग्नीट्यूड, तो इसका होता है √a² + b², अर्थात वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। जैसे मैं अगर इसी का निकाल के बताऊं, ये पहले जो 2 और +3 आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 4 प्लस ये 9 और 4 13, अंडर रूट 13। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, परिमाण आ गया इसका। तो ये काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या की बात हो गई, और सम्मिश्र संख्याओं की बात हो गई। अब दोस्तों वास्तविक संख्या पे आते हैं हम वापस। तो जो वास्तविक संख्या होती है जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ये आगे आ रही है, और ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए, अब वास्तविक संख्या को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहली साइड में हमने लिख दिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, और दूसरी साइड में मैंने लिख रखा है दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। पहले इनकी बात करते हैं हम। प्राकृत संख्या, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, इनको नेचुरल नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नंबर्स हैं, गिनती के काम में आने वाली संख्याएं हैं। तो अगर हम किसी भी साधारण इंसान को कोई चीज गिनने के लिए कहें तो वो 1 2 3 ऐसे गिनती की शुरुआत करता है। तो प्रकृति के अंदर जो नेचुरल जो गिनती की शुरुआत हुई वो 1 2 3 से शुरुआत हुई, इसलिए इसको प्राकृत संख्या नाम दिया गया। तो इसका मतलब 1 2 3 ये जो संख्या है ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ये n से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम, इसलिए हम इसको n से व्यक्त करते हैं इस प्रकार से। और ये मैंने कोष्टक में लिख दिया, तो ये इसका समुच्चय बन गया। ये प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय बन गया मेरे पास में। इसको मंझले कोष्टक में भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये समुच्चय हो जाएगा आपका। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब इसमें अलग अलग सवाल बनते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, 10 तक की प्राकृत संख्याओं में योग, ये सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। आज हम इन सारी चीजों की गहराई से जो है डेफिनेशन सीख लेते हैं। तो ये प्राकृत संख्या हो गई। उसके बाद में देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 इस प्रकार से थी, और इसमें लोगों ने अपना काफी समय तक इसमें काम चलाया, लेकिन बाद में पता लगा, जैसे अगर हम इसमें जब बाकी करते हैं 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आ जाता है,
लेकिन जब मान लो एक में से एक घटाया जाए तो क्या आता है, यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या निरुत्तर हो जाती है। तब जो है एक और आविष्कार किया गया और इसके अंदर एक नई संख्या जीरो का जो है वो और जोड़ दिया गया, इसमें जीरो इजाद कर दिया और ये जीरो से लेकर के अब अनंत तक की संख्या बन गई। तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, अर्थात ये अब पूर्ण हो गई। पहले यहाँ अपूर्ण थी, अधूरी थी, अब इसमें जीरो मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। इसलिए इसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर्स बोलते हैं। ये W से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको W से व्यक्त करते हैं। जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल जीरो का अंतर है। उसके बाद में हम देखते हैं पूर्णांक। तो ये जो पूर्ण संख्या थी इसमें भी अभी कुछ संख्याओं की कमी है, अर्थात माइनस वाली संख्याएं। तो इसमें अगर हम माइनस वाली संख्याओं को और जोड़ दें, ये जैसे 0, 1, 2, 3 ये सारी जो है पूर्ण संख्या हमारे पास में, तो जीरो के इस साइड में अगर हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दें और ये भी अगर अनंत तक जाती है तो ये जो पूरा हमारे पास में बड़ा समुच्चय बना, ये पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। इंटीजर्स का जो है समुच्चय कहलाता है। इंटीजर्स पूर्णांक अर्थात जिसमें जीरो और प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या होती है। इसमें बीच में जीरो होता है और जीरो के जो है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली संख्या होती है और राइट हैंड साइड में प्लस वाली संख्या होती है। जीरो खुद जो है वो प्लस और माइनस का नहीं होता है। जीरो कभी भी ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। जीरो के एक साइड में पॉजिटिव संख्या, एक साइड में नेगेटिव संख्या होती है। ये इस साइड में बढ़ते क्रम में है और ये इस साइड में बढ़ते क्रम में है। तो ये सारा पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दशमलव वाली संख्याओं की। दशमलव वाली संख्याएं वो होती है जिसमें दशांश जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये संख्या है, इसके दशमलव का जो इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया और इसके बाद में आने वाली जो संख्या है ये 0.1, 2, 3 ये सारी दशमलव वाली संख्याएं कहलाती है। दशमलव वाली संख्याएं डेसिमल नंबर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो होती है जो शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है, दूसरी अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। शांत दशमलव वो होते हैं जब हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं, जैसे मान लो 1/2 है, इसमें जब मैं 2 में 1 का भाग लगाता हूं तो यहाँ भाग नहीं जा रहा है, भाग ये पॉइंट आ गया यहाँ पे और ये 0 उतार लिया मैंने, यहाँ पे भाग चला गया 5 बार और ये भाग यहाँ पे समाप्त हो गया। तो जब भाग समाप्त हो जाता है तो वो जो संख्या होती है वो शांत दशमलव कहलाती है। अर्थात इसमें दशमलव तो आता है लेकिन ये कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। 1 अक्षर के बाद, 2 अक्षर के बाद, 3 अक्षर के बाद या 4 अक्षर के बाद कहीं पर भी ये जाकर के आपके शांत हो जाता है, दशमलव रुक जाता है, अर्थात भाग पूरा पूरा चला जाता है और इसमें शेषफल 0 आ जाता है। तो वो शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं वो होती है जिसमें जब हम भाग लगाते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे मान लो मैं 1/3 करता हूं तो 1/3 देखो, 3 में जब 1 का भाग लगा रहे हैं, इसमें 1 में जब 3 का भाग लगा रहे हैं तो ये पॉइंट और इसमें भाग चला गया 3 बार और फिर 1 शेष बच गया, फिर 0 उतार लिया मैंने, फिर 3 बार भाग चला गया, फिर 1 शेष बच गया। तो इस प्रकार से ये भाग जाता ही रहेगा, कभी भी जो है भाग समाप्त नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाती है। तो शांत दशमलव जिसमें भाग समाप्त हो जाता है और शेषफल 0 आ जाता है। अशांत दशमलव वो होती है जिसमें भाग कभी समाप्त नहीं होता, भाग चलता ही रहता है, शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, अशांत दशमलव वाली जो संख्या होती है, इनको भी हम वापस दो भागों में बांट सकते हैं। एक आवर्ती संख्याएं और दूसरी अनावर्ती संख्याएं। इसको हम पूरा बोलेंगे आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं और इसको हम बोलेंगे अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो आवर्ती और अनावर्ती, जब हम यहाँ पे भाग लगाते हैं किसी संख्या में तो हमें दो प्रकार के भाग जो है प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने भाग लगाया 10 के अंदर 1 के अंदर 3 का भाग लगाया या 10 के अंदर 3 का हम भाग लगाते हैं तो ये जैसे 0.3333 इस प्रकार की हमें कुछ संख्याएं प्राप्त हुई। या मान लो मैं किसी में भाग लगाया तो 0.343434 इस प्रकार से कोई संख्या प्राप्त हो रही है, या 0.345345
इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये जो कुछ उदाहरण लिखे मैंने, इसमें देखिए एक अंक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसमें दो अंकों का एक जोड़ा बन गया 3 4, तो फिर 3 4 3 4 3 4, इनकी जो है बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे तीन अंकों का एक जोड़ा बन गया 3 4 5 3 4 5, तो ये वापस रिपीट हो रहा है। अर्थात आवर्ती मतलब रिपीटिंग, इसमें किसी एक दो या तीन अंकों की या चार अंकों की वापस बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो अक्सर बार बार आते हैं, इसलिए इसको आवर्ती संख्याएं कहते हैं। है तो ये अशांत दशमलव, मतलब भाग तो इसमें भी समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक निश्चित अंक की जो है बार बार आवर्ती हो रही है। इसमें जो है पुनरावृत्ति होती रहती है, एक शब्द की या दो शब्द की या तीन शब्द की, इसलिए इसको हम आवर्ती संख्याएं बोलते हैं। और जिस अंक की आवर्ती होती है उसके ऊपर हम बार लगा करके इसको व्यक्त करते हैं। जैसे 0.3 बार, इसका मतलब हो गया ये 3 जो है ये बार बार आ रहा है, इसकी रिपीटेशन हो रही है। या 0.34 ये बार, इसका मतलब यहाँ पे 3 4 की बार बार जो है रिपीटेशन होगी, 34 34 34 बार बार आ रहा है। अब ये जो दूसरा है अनावर्ती अशांत दशमलव, तो अनावर्ती अशांत दशमलव, इसमें भी भाग जो है समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसमें जो संख्याएं आती है उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। कोई भी संख्याएं जैसे 3 4 6 5 1 2 0 5 ऐसे कोई भी संख्याएं आती रहती है, संख्याओं का जो है कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है। और अनावर्ती जिसमें किसी चीज की आवर्ती नहीं होती है, और इस प्रकार से संख्याएं अनंत तक चलती रहती है, तो ये अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाते हैं, ये आवर्ती अशांत दशमलव कहलाते हैं। तो ये जो शांत दशमलव संख्याएं और ये जो आवर्ती वाली जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं मिलकर के परिमेय संख्याएं कहलाती है। शांत दशमलव और आवर्ती वाली संख्याएं ये परिमेय संख्याएं कहलाती है, और ये जो अनावर्ती अशांत वाली है ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो हमेशा अनावर्ती अशांत दशमलव वाली संख्याएं होती है, और जो परिमेय संख्याएं होती है वो हमेशा आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं या शांत दशमलव वाली संख्याएं होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये देखिए बहुत जरूरी कंडीशन है, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर के अंदर जो है 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो वो परिमेय संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कोई भी बट्टा वाली संख्या है, ये जो मैं लिख रहा हूं, जैसे 1/2, 3/4, -5/6, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये बट्टा में लिखी हुई है। लेकिन ये संख्या जैसे मान लो 0.5 है, तो 0.5 संख्या ये बट्टा में लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैंने शब्द बोला लिखा जा सकता है, इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 0.5 ये भी परिमेय संख्या हुई। और कोई भी साधारण संख्या, जैसे मान लो ये साधारण संख्या हम लेते हैं, तो इनको भी बट्टा में लिखा जा सकता है। इसके नीचे अगर मैं 1 लगा देता हूं तो ये सारी परिमेय संख्याएं हो जाती है, तो इनको बट्टा में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्या है, वो भी परिमेय संख्या है। जो हमारे पास में पूर्ण संख्या है, जैसे 0/1, 0/5, कोई भी ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है। जो पूर्णांक थी, माइनस वाली संख्याएं, वो भी परिमेय संख्या है। दशमलव वाली जो संख्याएं थी वो भी परिमेय संख्याएं। दशमलव में केवल इस साइड वाला भाग जो मैंने बताया था, वहां पे दो चीजें जो होती है, शांत वाली और वो टर्मिनेटिंग वाली, वो जो है परिमेय संख्या होती है। बाकी जो है अशांत वाली वो नहीं होती है, तो क्योंकि उनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इन चीजों को जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये सारी परिमेय संख्या होती है। यहाँ ये 0 वाला ध्यान रखना है, 0
जीरो ऊपर अगर होता है हमारे पास में तो ये सारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्यू जीरो हो गया। तो अगर नीचे जीरो लिखा हुआ आता है तब वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ये दोनों संख्याएं जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, और ऊपर जीरो लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं की बात कह सकते हैं कि जिनको बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। तो अपरिमेय संख्या इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब देखिए इसमें प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, बट्टा वाली संख्या भी आ गई, दशमलव वाली संख्या भी आ गई, सारी चीजें आ गई। तो अब हमारे पास में कौन सी संख्या बच गई जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते? तो दोस्तों वो चीजें बच गई हमारे पास में अंडर रूट वाली, जैसे √2, √3, इस प्रकार की संख्याएं जो हमारे पास में बच गई ये सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में जो है अंडर रूट वाली संख्याएं होती है, लेकिन सारी की सारी अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं √4, √16, √25 इनकी यदि मैं बात करता हूं तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट है लेकिन अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है सारी, इनका जो है वर्गमूल निकाला जा सकता है। ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो √4 का मतलब 2 होता है, √16 का मतलब 4 होता है, √25 का मतलब 5 होता है। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या अंडर रूट वाली संख्याएं होती है, लेकिन सारी की सारी अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है वो अंडर रूट के अंदर यदि लिखी हुई है तो वो परिमेय संख्या होगी। अब इसके अलावा अंडर रूट के अलावा एक संख्या और होती है पाई। ये जो पाई होता है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई लिख दो या अंडर रूट के अंदर पाई लिख दो, ये दोनों कंडीशन के अंदर ही जो है अपरिमेय संख्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पे पाई की हम बात करते हैं। पाई जो है अपरिमेय संख्या क्यों होता है? आप कहोगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर हम 22/7 की बात करते हैं, अगर हमें कोई पूछ ले 22/7 क्या है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई के रूप में अगर इसको पूछ ले पाई क्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई का वास्तविक मान जो है वो 22/7 नहीं होता है। ये पाई का जो है लगभग मान लिया गया है 22/7, ये इसका अप्रोक्स मान लिया है, लगभग 22/7 लिया है। वास्तविक मान तो आज तक जो है कंप्यूटर भी इसका नहीं निकाल सका है। लाखों करोड़ों डिजिट तक जो है पाई का मान निकाला जा सका है। आप जानते हो 3.14 आगे डैश 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 लाखों डिजिट तक जो है इसका ये जो है अंक निकाले जा चुके हैं, और सारे के सारे जो है वो अनावर्ती अशांत दशमलव आते हैं। किसी का भी जो है रिपीटेशन इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। और इसको हम बट्टा के रूप में 3.14 डैश 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 आगे जो भी आता है इसको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो पाई जो है वो अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान अगर 22/7 दिया हुआ है जो कि लगभग होता है वो परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात हुई। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी बन रही है, लेकिन क्या करूं, बहुत ही जरूरी टॉपिक है और बहुत ही जो है डीपली आपको समझा रहा हूं मैं। अगर ये सारे टॉपिक एक वीडियो में नहीं लूंगा तो संख्या पद्धति के जो है बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएंगे। तो इसलिए ये सारी डेफिनेशन वाली जो है सारी आज मैंने ले ली, इसके अंदर सारी डेफिनेशन आपको गहराई से समझा दी। तो आइए अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन और रही है इनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो आप जो है जानते हो ये सारी बातें तो आप जानते हो। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 रह जाता है, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्याएं। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्याएं कहलाती है।
अब यदि हमें कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या का हमें देख करके पता लगाना है कि ये संख्या सम है या विषम है, तो हम ये देखेंगे दी गई संख्या के लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से यदि कोई अंक होता है तो वो संख्या सम होती है, अदरवाइज वो संख्या विषम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मुझे इस संख्या का पता लगाना है कि ये संख्या सम है या विषम है, तो मुझे भाग लगा के देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं लास्ट में मतलब इकाई के अंक को देखूंगा। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है तो इसका मतलब ये संख्या सम है, अदरवाइज विषम होगी। अब दोस्तों एक सवाल है मेरा, 0 क्या है? 0 सम है या विषम है? बताइए आप लोग, 0 क्या है, सम है या विषम है? इस पे अभी हम थोड़ी देर बाद में, तब तक आप सोचिए, लास्ट में जो है मैं बताऊंगा आपको 0 जो है सम है या विषम है। याद रखना, आप लोगों को बताना है, एक बार का बताइए कि 0 सम है या विषम है और क्यों। अगर मान लो 0 को आप सम मानते हो तो सम क्यों है, विषम मानते हो तो विषम क्यों है। चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब ये सम और विषम की बात हो गई, फिर हम भाज्य और अभाज्य के ऊपर आते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वो होती है जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें 2 गुणनखंड होते हैं या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। लेकिन एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं। इसी प्रकार से भाज्य संख्याएं जिसमें 1 और 2 के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है और इसके कम से कम जो है 3 गुणनखंड होंगे। तो इसमें अब जो चीजें नहीं आई है, जो शेष बच गई है एक के अलावा, वो सारी इसमें भाज्य संख्या, जैसे यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ 4, 5 आ गया, इसके अंदर 6 नहीं आया, 7 आ चुका है, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, तो ये सारी की सारी भाज्य संख्याएं हो जाएगी। और दोस्तों अभाज्य संख्याएं जो होती है वो हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होगी, जहाँ k का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिया जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा जो है वो सत्य नहीं होता है, अर्थात कोई संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में है तो वो अभाज्य होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्याएं वो इस रूप में जरूर होगी। जैसे 6 के प्लस माइनस 1, इसका मतलब हो गया k की जगह अगर मैं 1 ले लूं तो 6 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 6 और 1 7, और 6 इंटू 1 माइनस 1 ले लूं तो ये हो गया 5, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अगर मैं 2 ले लूं 6 दूनी 12 प्लस 1 तो 13 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 11। तो ये सारी आप देख रहे हो अभाज्य संख्या है। और वो जो मैंने अपवाद बताया है उसके लिए देखो, जैसे मैं 4 ले लूं, अगर k की जगह 4 ले लूं तो 6 को 24 और 1 25, तो ये हो गया 25, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे जैसे जो मैंने इस k का मान 4 लिया तो ये 25 हो गया, तो 25 को हम 6 के प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों इसलिए अभाज्य संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हुई सारी संख्याएं प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों प्राइम नंबर पर बहुत सारे सवाल एग्जाम के अंदर बनते हैं, तो वो ये जो बातें मैंने लिख रखी है इसमें आप स्वयं देख करके और उन सवालों के जवाब दे सकते हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा है, तो ये 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा है, तो ये 3, 5, 7, ये 3 विषम जो है क्रमागत संख्या है। ये सबसे छोटी जो है प्राइम नंबर है, ये सबसे जो है सम संख्या है, अकेली एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके बाद में कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार से देखो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, और इस पे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो आप इसको देख करके जवाब दे सकते हो। अभाज्य संख्याओं की दोस्तों एक लास्ट में जो है मैं एक सारणी के रूप में आपको बता दूंगा कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक कितनी होती है, ऐसे पूरी जो है 1000 तक की मैं जो है आपको अभी लिखवा दूंगा अभाज्य संख्या। पहले हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब एक इसके बाद में आता है, पहले मैं ये ले लेता हूँ
ट्विन प्राइम नंबर, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर वो होता है, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर नाम आया है, इसका मतलब हो गया कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। ट्विन का मतलब 2 होता है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे इसमें से देख लो आप, जिसमें 2 का अंतर है, जैसे 5 और 7 ये एक जोड़ा ले लिया, 11, 13, 17, 19, ऐसे और भी आगे कई जोड़े हो सकते हैं जिसमें 2 का अंतर होता है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। ऐसा कंपटीशन एग्जाम में कई बार आया है कि निम्न में से ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है, या निम्न में से कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ऐसे देख करके बता सकते हो, जिसमें 2 का अंतर होता है वो ट्विन प्राइम नंबर होता है। उसके बाद में हम आते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इसको दोस्तों इंग्लिश में रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दोनों इसको कहते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम, दोनों का हिंदी में एक ही नाम बनेगा, सह अभाज्य संख्या है। इसको कई जगह जो है बता देते हैं दोनों सेम ही है, एक ही बात है, रिलेटिव प्राइम नंबर। लेकिन इसमें एक बहुत ही बारीक जो है अंतर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सह अभाज्य संख्याएं वो होती है, पहले इसकी डेफिनेशन बता दूं मैं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती है, अर्थात उनका जो एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, वो हमेशा 1 होता है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उन दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं होती है, तो वो सारी की सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ उदाहरण लिया मैंने 4, 9, 7, 16, 15, 22, 7, 11, 17, 23, ये जितने भी प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये सारी संख्याएं वो है जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। जैसे 7 और 11, तो इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात इनका एचसीएफ 1 है। 17 और 23, इसका एचसीएफ 1 है। 17 और 16, 15 और 22, ऐसे कोई भी जो है आप प्राइम नंबर ले सकते हो जिसका एचसीएफ 1 होता है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, इनमें क्या अंतर है? देखिए रिलेटिव प्राइम नंबर्स में आप देख रहे हो, इसमें जैसे 4 आया है, 9 आया है, तो इसमें एक भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जैसे अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। केवल हमने ये देखा है कि इनका एचसीएफ 1 है, तो इसमें भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और उनका एचसीएफ 1 है। जबकि को प्राइम नंबर में क्या होता है, इसमें केवल प्राइम नंबर का ही जोड़ा होता है, मतलब दोनों ही संख्याएं जो होती है वो प्राइम नंबर होती है, अर्थात अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता है, वो को प्राइम नंबर कहलाती है। और रिलेटिव प्राइम नंबर के अंदर एचसीएफ तो 1 होता है, लेकिन दोनों संख्या अभाज्य संख्या होनी जरूरी नहीं है। उसमें अभाज्य संख्या ये हो भी सकती है, जैसे 7 11 है, तो ये भी रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो है 4 9 ये को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर नाम दिया हुआ है को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, तो इन दोनों में ये एक बारीक सा अंतर था जो आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारी जो है संख्या पद्धति के बारे में मैंने बताया, सारी चीजों की जो है डेफिनेशन आपको गहराई से बताई, सब बातें बताई। उम्मीद है आपको जो है पसंद आई होगी, और अब इन सब चीजों के जो है आप नोट्स बना लीजिए। अगर हो सकेगा तो मैं जो है आपको इसकी पीडीएफ भी जो है उपलब्ध करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी पीडीएफ तैयार करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों चैनल को जो है अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसको ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताते रहें। अब जो है मैं आपको वो अभाज्य वाली जो है एक सारणी बता देता हूँ। इन सब चीजों को आप जो है अलग से नोट्स बना लें अपने, और नोट्स में जो है लिखते रहें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके जरूर पूछे। हाँ तो दोस्तों ये है वो सारणी जिसमें मैंने बताया है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, और ऐसे पूरा जो है 1 से 1000 तक की आपको अभाज्य संख्या बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसके अलग से नोट्स बना लें। ये देख लीजिए 1 से 25 तक, और यहाँ पे आप फिर अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे 1 से 25 तक इतनी है, 50 तक इतनी है, तो आप जो है 25 से 50 के बीच में निकाल सकते हो, इसके बीच में निकाल सकते हो, सारा जो है मान इसे निकाल सकते हो। दोस्तों एक इसके अंदर ये पूर्ण संख्या छूट चुकी है, ये छूट गई मेरे से, तो ये जो है मैं वापस बता देता हूँ आपको, पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यदि हम किसी प्राइम नंबर को हम लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया मान लो 6, और इसके गुणनखंड लिखते हैं 1, इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है।
तो ये सारे इसके गुणनखंड है। अब अगर मैं इस गुणनखंडों की जोड़ करूं, देखो 6, 3, 9, 10, 11 और 1, 12, तो इसकी जोड़ आती है 12। तो ये ऐसी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है, परफेक्ट नंबर, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या कई जगह ये डेफिनेशन ऐसे भी लिखी हुई रहती है, अगर मैं इसमें से मान लो इसको 6 को छोड़ दूं, तो ये जो बाकी संख्या है इसका मान या इसकी जोड़ 6 हो गई। तो कई जगह ये डेफिनेशन ऐसे भी मिलती है, ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड में से स्वयं उस संख्या को छोड़ने पर शेष संख्या का योग उस संख्या के बराबर होता है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 के गुणनखंड मैंने यहाँ पे किए, मान लो एक संख्या में और ले लेता हूँ 28, तो 28 में देखो 1 का भाग जाता है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का जाता है, 15, 16, 17, 18 और 7 चौक 28, यहाँ पे भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है और 14 का जा रहा है और फिर 28 का जा रहा है, तो ये भाग जा रहा है। तो अब इसको 28 समेत यदि हम जोड़ करके देखते हैं, देखिए 28, 30 और 35, 40, 42 और 42 और 46, 46 और 10, 56, तो इस पूरे की जोड़ तो 56 हो रही है। और अगर मैं इसको में से 28 को हटा देता हूं, तो इन बाकी इसकी जोड़ जो है वो 28 हो रही है। तो इसलिए 28 जो है वो भी एक पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की जोड़ जो है वो 28 समेत यदि करते हैं तो इसकी दुगुनी होती है, और यदि 28 को छोड़ करके करते हैं तो इस संख्या के बराबर होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, 28 जो है वो 2 अंकों की सबसे पहली जो है वो पूर्ण संख्या है, और ये 1 अंक की सबसे पहली जो है वो पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी संख्या पद्धति के बारे में, और विस्तार से मैंने इसके बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको जो है पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करें।